अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू बरगाइस एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है तो उसका जो हमारा टॉपिक है वह है लर्निंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अधिगम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है यह उन बच्चों के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है जो कि सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, सीटेट का एग्जाम की डेट आ गई है, होने वाला है जनवरी में। और संविदा वर्ग 3, ठीक है, संविदा शिक्षा भर्ती जो निकली हुई है उसका वर्ग 3 का जो एग्जाम है उसमें ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है, यह जो बच्चों सब्जेक्ट है CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका एक टॉपिक है अधिगम, जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों जो हमारा UGC नेट का एग्जाम होता है तो उसको जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर MPTT, UPTT, ठीक है, टीचिंग वर्क का जो एग्जाम होता है, ठीक है, सीटेट हो गया या फिर अन्य स्टेट के TT हो गए, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके लिए ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लर्निंग। अब लर्निंग होता क्या है? लर्निंग मीन्स होता है सीखना। जब हम किसी भी कार्य को देखकर उस कार्य को खुद स्वयं करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सीखना। सपोज अपन बच्चों को देखते हैं, कोई बच्चे से कोई डायग्राम नहीं बन रहा होता है और दूसरे बच्चे से वह डायग्राम बन रहा होता है, तो उस डायग्राम को जब वो बच्चा बना लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है, मैंने ये सीख लिया। ठीक, तो सीखने को तो अपन अपने भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के कार्य को देखकर उसी कार्य को दोहराना, इसको भी हम सीखना बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीखने की ऑफिशियल डेफिनेशन है बच्चों एक ही है और उसको आपको समझना है। सीखना का लर्निंग की डेफिनेशन बच्चों अभ्यास या अनुभवों से, अभ्यास या अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। ठीक है, अभ्यास या अनुभव मतलब कहने का मतलब यह है कि जब यदि हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, उसी कार्य का अभ्यास बार बार करते हैं और उस अभ्यास के पश्चात उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो अभ्यास या अनुभवों से, तो उस अभ्यास से हम कुछ अनुभव मिलता है और उस अनुभव से हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, अधिगम। ठीक है बच्चों, अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा बच्चा जब क्या होता है, आग के पास ले जाता है, अपना हाथ आग के पास ले जाता है और उसका हाथ थोड़ा सा जल जाता है, ठीक है, या फिर उसको हीट लगती है तो हाथ दूर कर देता है। उससे वो क्या करता है, अपने अनुभव में ये स्टोर कर लेता है कि अब मैं आपके पास जाऊंगा तो मेरे को हानि होगी, दोबारा वो आपके पास नहीं जाता। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो अभ्यास किया जाने का। जब उसको अनुभव मिला कि इससे मेरे को हीट मिलती है, मेरा हाथ जलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके पास नहीं जाएगा। तो अभ्यास से उसका क्या एक अनुभव अर्जित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं अभ्यास या अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से। देखिए, जब यदि कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट मिलती है, निकलती है, उसमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड। तो जो फ्रेशर जो रहता है उसमें क्या होता है, फ्रेशर को बच्चे को नया काम सिखाते हैं, जब नया काम सिखाते हैं तो बच्चा उस काम का अभ्यास करने लगता है, डेली बेसिस क्या वो काम करता है, और जब उसको 1 साल हो जाता है काम करते, 2 साल हो जाता है, 3 साल, तो वह एक्सपीरियंस जनरेट कर लेता है कि मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन उस कार्य को उसने पूर्ण रूप से सीख लिया। जब उसने सीख लिया तो सीखने के पश्चात क्या उसका उसके व्यवहार में अब परिवर्तन आएगा। तो ये क्या है बच्चों, अधिगम। ठीक है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। बहुत सारे थिंकरों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी, जैसे आप देख सकते हैं वुडवर्थ हो गया, गेट्स हो गया, स्किनर हो गया, विलफोर्ड हो गया, प्रो हो गया, लेकिन जो सबका जो निचोड़ में बता रहा हूँ यही है कि अभ्यास तथा अनुभवों से, अभ्यास तथा अनुभवों से जो परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, अधिगम। ठीक है बच्चों, तो जब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो ऐसे होते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम का संबंध किससे है, तो अभ्यास से भी, अनुभव से भी। ठीक, अब अपन कुछ थिंकरों की डेफिनेशन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में कुछ थिंकर का नाम दे देते हैं कि इस थिंकर के अनुसार ये डेफिनेशन है, सही है गलत।
सबसे पहले बच्चों को देखते हैं वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन परिवर्तन, नवीन ज्ञान तथा नवीन परिवर्तन का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि कोई भी नया ज्ञान, अपने पास जो नॉलेज है वो तो है, सपोज अपन जो भी काम कर पा रहे हैं तो ठीक है, इसके अलावा कोई नया काम यदि सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई नया काम यदि अपन सीखना चाह रहे हैं, तो जब नया का ज्ञान लेंगे तो नया परिवर्तन आएगा, तो वही ठीक है। देखिए परिवर्तन शब्द यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है ना, इसमें ऐड किया कि नवीन ज्ञान तथा नवीन परिवर्तन। ठीक, सेकंड थिंग है बच्चों ने स्किनर। अब ये क्या बोलते हैं, प्रगतिशील व्यवहार, प्रगतिशील व्यवहार तथा व्यवस्थापन की, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है, वो प्रगतिशील, यानी कि जैसे अपन बढ़ता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो उस व्यवहार को अपन किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, यह प्रक्रिया ही अधिगम है। ये स्किनर में होता है। देखिए डेफिनेशंस आपको बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने उसके की पॉइंट ले लेके छोटा सा बनाया जिससे आपको क्या याद रहे। जैसे हम करते हैं दो चीजें, नवीन ज्ञान और नवीन परिवर्तन। सेकंड थिंग है हमारे प्रगतिशील व्यवहार, प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन की प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं गेट्स एवं अन्य। अन्य मैंने क्यों लिखा है, अन्य लिखने का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन से गेट्स ने दी है, इसके अलावा बहुत सारे थिंगों ने इसको दिया है। ठीक, अनुभव तथा शिक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर मतलब आप एक बात दिमाग में रखिए, जो डेफिनेशन मैंने ये वाली लिखवाई है, इन डेफिनेशन का कोई ना कोई एक वर्ड आपको इन सारी डेफिनेशंस में देखने को मिलने वाला है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको परिवर्तन मिल गया, यहाँ अनुभव मिल गया। अब ये वो गेट्स के महोदय बोलते हैं कि अनुभव यानी कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम को एक्सपीरियंस से मिल जाता है। तो इस एक्सपीरियंस के काम मतलब प्रशिक्षण के द्वारा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जब अपन कोई भी जॉब को ज्वाइन करते हैं, एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, तो अपन को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है उस जॉब की। जब ट्रेनिंग करते करते वो काम अपन से बनने लगता है तो अपन को क्या हो जाता है, अनुभव मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वही डेफिनेशन ये दे रहे हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कि कोई अपन काम करते करते एक्सपीरियंस्ड हो गए तो उसके द्वारा हम कोई नॉलेज ले रहे हैं, या फिर हमारी कहीं ट्रेनिंग हो रही है, कोई हमको कुछ चीज़ सिखा रहा है, कोई भी काम, कोई भी जॉब देखो आप सब में ट्रेनिंग होती है। आप एज ए पुलिस ज्वाइन करो, एज ए डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करो, ठीक, तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, काम को सिखाया जाता है कि आपको काम को करना किस प्रकार है, और फिर आपकी परमानेंटली ज्वाइन हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रो एवं प्रो, बहुत फेमस थिंकर है। यदि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। ये प्रो एवं प्रो, इनकी डेफिनेशंस क्या है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। अब देखिए सबसे पहले इनका हम शब्द देखते हैं आदत। क्या होता है कि हमारी डेली बेसिस पर जो आदत रहती है, जो कार्य हम सपोज अपन साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो जिस रोड से अपन जा रहे हैं उस रोड से एक बार चले गए, दो बार चले गए, अपन को अच्छा लग रहा है रोड से जाना, तो अपन उसी रोड से बार बार जाने की हमारी क्या हो, आदत होगी। ठीक, ज्ञान, जब हम कोई भी नया नॉलेज लेते हैं, किसी चीज के बारे में नई चीज के नई तरीके से सीखते हैं, तो हमारा ज्ञान क्या कहलाते हैं, अभिवृत्तियां, यानी कि हमारी जो हमारा एप्टीट्यूड जो रहता है, ठीक है, उस तो ये हमारा अधिगम है। तो इसको इन्होंने ऐसे क्यों दिए, क्योंकि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति तीनों चीज को अपन ट्रेनिंग के द्वारा या फिर कहीं सीखते ही, इसलिए इन्होंने इसके द्वारा लर्निंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, यानी किसी के साथ हम व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि देखो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड की डेफिनेशन है। गिलफोर्ड मोदी ने बताया है यदि हम व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है, यानी यदि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, समझ रहे, तो वो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। और यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो ये क्या बच्चों, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। समझ रहे बच्चों, मैं जो बोल पा रहा हूँ समझ पा रहे हैं कि ये डेफिनेशंस आपको 1 2 3 4 5 थिंकर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। थिंकर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनकी रखनी है। क्वेश्चंस मैंने काफी देखे हैं सीटेट के, तो सीटेट के काफी क्वेश्चंस इन्हीं से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो
तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अधिगम की डेफिनेशन है क्या। लेकिन फाइनली आपको एक दिमाग में रखना है कि अधिगम क्या है, अभ्यास या अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन। ठीक, अभ्यास या अनुभव, बस दो ही चीज आपको रखना है। अब देखो क्या होता है, कोई भी विषय वस्तु का जब निर्माण होता है तो उसको इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी क्या होती है, कारक जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये मतलब इफेक्ट मतलब ये जो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है और किस प्रकार से पड़ता है, अपन अधिगम को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, तो वो कारक के बारे में हम देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात याद रखना बच्चों, जो ये टॉपिक है अधिगम एवं उसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो टॉपिक है ना हेडिंग में दिया होगा आपके सिलेबस में, अधिगम एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे एक एक से। सबसे पहले हमारा बच्चे सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कुछ चीजें यदि सिखा रहे हैं तो यदि उसकी जब तक अंदर शिक्षा नहीं होगी तब तक वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चों के अंदर कोई भी बच्चे हो, व्यक्ति हो, किसी के अंदर जब तक कोई उसके अंदर खुद की स्वयं की इच्छा नहीं आएगी तब तक वह किसी भी चीज को नहीं सीख सकता। सपोज अपन अपने बच्चों को सुबह उठा देते हैं 4 बजे, उठ के पढ़ो, अब यदि उसकी इच्छा है तो उठाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं उठेगा और पढ़ेगा। समझ रहे हैं, यदि अपन जबरदस्ती उठा दिए तो बैठा है, सो रहा है, फिर सो रहा है, फिर मतलब उसका मन तो नहीं लग रहा क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। समझ रहे, अपन घोड़े को यदि पानी के पास ले जा सकते हो लेकिन पीना, पानी को पीना और पानी को ना पीना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। नदी के पास अपन ले गए घोड़े को, अब इसको यदि इच्छा होगी उसको प्यास लगी होगी तो पिएगा और इसको इच्छा नहीं होगी तो नहीं पिएगा। समझ रहे, तो जो लर्निंग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब इफेक्ट करेगी जब बच्चे की सीखने की इच्छा प्रबल हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भी बनते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं, तो सीखने की इच्छा, दूसरी प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। जब अपन को किसी भी वस्तु को हम तब सीखते हैं जब उससे प्रेरित होते हैं। ठीक है, प्रेरणा बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे सपोज यदि अपन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रेरणा क्या है उसकी कि गवर्नमेंट जॉब, आप जो सीटेट का एग्जाम निकाल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और संविदा वर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आपकी प्रेरणा इस समय क्या है कि हमको वो जॉब मिल जाए, उस जॉब को पाने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी प्रेरणा ही है। बच्चों की प्रेरणा क्या रहती है, कुछ बच्चों की टॉप नंबर पे हो इसलिए वो स्टडी करते हैं, कुछ सोचते हैं पास हो जाओ, और जो कुछ सोचते हैं मुझे पढ़ना ही नहीं है तो वो प्रेरणा ही नहीं है तो पढ़ेंगे। तो प्रेरणा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या करती है, मोटिवेट करती है अपने को, किसी भी कार्य को करने के प्रति मोटिवेट करती है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड है हमारा प्रेरणा। थर्ड है बच्चों हमारा विषय सामग्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो भी किसी भी विषय वस्तु के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो उसकी जो विषय सामग्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी से अपन पढ़ते हैं। समझ रहे, अब अपन को पढ़ तो रहे हैं लेकिन यदि अपने पास अच्छी कोई भी किताब नहीं, अपन पढ़े जा रहे हैं तो अपन को ऐसा तो अपन पढ़ रहे हैं कि अपन ने पढ़ भी लिया, अब पता चला कि अपन ने सपोज क्वालिटी की कोई बुक ले ली, ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब अपन ने पढ़ लिया, अब अपन को पता चला कि अरे बुक तो अच्छी नहीं थी, इसमें बहुत सारी चीजें रॉन्ग नहीं हुई, तो अपन ने तो रॉन्ग ही पढ़ लिया और रॉन्ग लिख के आएंगे, फेल हो जाएंगे। अब यदि अपन को विषय सामग्री अपनी स्ट्रॉन्ग है, अपन को पता है कि क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक, सब लोग सजेस्ट करते हैं, वो वाली बुक पढ़ेंगे, विषय सामग्री अच्छी चाहिए होगी। अब क्या, अब तो पढ़ना ही है अपने को। ठीक है, तो विषय सामग्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए भी। अब देखिए जैसे बच्चे जब क्लास जाते हैं, क्लास नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि क्लास नोट्स अपनी भाषा में रहते हैं, आप खुद लिखते हो तो इजी भी रहते हैं। अब यदि किसी कोई भी बुक का अपन सोल्यूशन है उसको पढ़ते हैं तो सोल्यूशन जल्दी हमें समझ में नहीं आता और सोल्यूशन अपने समझ से परे भी होता है। ठीक, लेकिन जो नोट्स होती है नोट्स हम खुद उसको उनको बनाते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा अच्छी है। तो दूसरा है क्या बच्चों, हमारी विषय सामग्री, ये हमारी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। चौथा है बच्चों शिक्षण विधि, यानी शिक्षण विधि बच्चों मतलब जब एक व्यक्ति है कोई टीचर आपको उस विधि उसको पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ाई की सभी बच्चों की समझ में आएगा, या फिर कोई आप जॉब में कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कैसे बताए कि सभी दिमाग में चढ़ेगी चीज, तो शिक्षण विधि। देखिए अब जो बच्चे रहते हैं बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग रहता है,
जैसे फर्स्ट से फिफ्थ के लिए क्या रहता है कि उनको पढ़ाने के लिए क्या रहता है, उनको पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल्स विधि मैंने इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। क्योंकि क्या यदि अपन उनको डायरेक्ट उनको लेक्चर विधि से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो बोर हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, ठीक। इसके अलावा अपन प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या बच्चे अट्रैक्टिव देख के पढ़ने के लिए क्या करें, मोटिवेट हो और पढ़े। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो शिक्षण विधि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, यदि शिक्षण विधि हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छे से अपना अधिगम कर पाएंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार का अधिगम होता है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का हमको पढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो शिक्षण विधि अधिगम को प्रोवाइड करने का अलग में मेन। इसके बाद अच्छा बच्चों स्मरण शक्ति या बुद्धि, ये मोस्ट फैक्टर है बच्चों। कभी कभी क्या रहता है, हम अपने बच्चों को डांटते रहते हैं कि अरे तुम तो बहुत गधे हो, शर्मा जी का लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, वर्मा जी का लड़का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर मिश्रा जी की लड़की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होता, क्या होता है हमारी बुद्धि और स्मरण शक्ति से भी निर्भर करता है। कई बच्चे आप देखा होगा, देखने में मतलब हाथ पैर सब सलामत रहते हैं, ठीक, खाना पीना सब कुछ अच्छा, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल क्या रहता है, उनका दिमाग चलता नहीं, ठीक। तो अधिगम जो रहता है बुद्धि पर या फिर स्मरण शक्ति पर निर्भर होता है। यदि जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छा अधिगम कर पाएगा। इसके अपोजिट में देखो, जिसकी बुद्धि यदि अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है, तो वो अधिगम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। कई बच्चे आप देखते हैं, कई बच्चों को एक चीज को सिखाने के लिए अपन को बहुत अथाक प्रयास करने पड़ते हैं, और कई बच्चों के साथ अपन थोड़ा सा बताते हैं, उसको थोड़ा सा अपन ग्रो अप करते हैं और वो बच्चे पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर जो मेन है वो है बुद्धि या हमारी स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति या बुद्धि से क्या करते हैं, बालक बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी। परिपक्वता क्या होती है, यदि क्या होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए परिपक्व होना बहुत आवश्यक होता है। अब कुछ परिपक्वता मतलब इसे क्या होता है, ये बच्चों क्या है, जो बालक जिस उम्र में उस चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको हम उसी उम्र में सिखा सकते हैं। अब यदि आप सोचो कि 12th के बच्चे को आप टेबल पर सिखा दो तो सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। अब यदि अपन 11th 12th की फिजिक्स की बुक अपन 5th क्लास के बच्चे को देंगे तो क्या पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। रीजन क्या है, तो रीजन मेन है इसमें मैच्योरिटी, मेन इसका रीजन है मैच्योरिटी, यानी कि बालक उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए मैच्योर नहीं है, उसका जो दिमाग है उन चीजों को समझ नहीं पाता। जब अपन लेक्चर लेते हैं, किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अपन जनरली बोलते हैं आपने 6th क्लास में वो वाला पार्ट पढ़ा होगा, या फिर 6th क्लास में आपने वो वाली मैथ का वो वाला क्वेश्चन किया होगा। क्यों, क्योंकि 6th क्लास की चीजों को अपन इसलिए बोलते हैं ताकि 7th में उसको पढ़ा रहे हैं तो बच्चा माइंड करता, हाँ मैंने 6th में तो पढ़ा था, तो हाँ ऐसा होगा, समझ रहे। उसमें क्या बच्चों का जो माइंड रहता है वो चलने लगता है और वो सोच समझ जाते कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो मेरे से भी, ठीक। तो हर एक कहावत है बच्चों कि चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए उम्र की आवश्यकता होती है, यानी कि चंदन का पौधा जैसे हम लगाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है खुशबू नहीं देने लगता, ठीक है। जब वो मैच्योर होता है उसका पौधा खुशबू देने के काबिल होता है तभी वो खुशबू देने स्टार्ट करता है, समझ रहे हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जब बच्चे की परिपक्वता भी मोस्ट फैक्टर होती है, ठीक है। अपन फर्स्ट या सेकंड के बच्चों के लिए पढ़ाने स्टार्ट करें, उसको अपन बोलने लगे तेरे से इंग्लिश पढ़ते नहीं आ रही, तेरे से हिंदी पढ़ते नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं, अब फर्स्ट सेकंड के बच्चों को क्या नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हैं बात, ठीक। तो परिपक्वता मेन फैक्टर है, इसलिए जो हमारा एनसीईआरटी वगैरह जो संस्थाएं हैं, ठीक है, एमपी बोर्ड सीबीएसई जो सिलेबस डिजाइन करती है तो इसी के अकॉर्डिंग की जाती है कि फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए कौन सा सिलेबस सूटेबल होगा, 6 to 8 के लिए कौन सा जो सिलेबस हमारा सूटेबल होगा, 9th 11th 12th के लिए कौन सा सूटेबल होगा, ग्रेजुएशन में कौन सा सूटेबल होगा, ठीक है। क्यों, यह उनके मैच्योरिटी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि बच्चा इस क्लास साल का बच्चा, इतने साल का बच्चा इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ लेगा, समझ लेगा, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया मैच्योरिटी। नेक्स्ट बच्चों सीखने का समय, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सीखने का समय, ठीक है। अब सीखने के समय के आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल जाते थे या जाते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट के जो जैसे अपन 10:30 से
या फिर 8 से स्कूल लगता है, तो फर्स्ट के जो हमारे फर्स्ट 1 या 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड जो बहुत अच्छे रहते हैं, फर्स्ट पीरियड तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रह जाती है, बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, और हमको जो सीखने की इच्छा रहती है बहुत ज़्यादा रहती है फर्स्ट पीरियड में, ठीक। और उस वक्त हम कोई भी टफ से टफ की पढ़ाई जाए हम पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारा माइंड जो रहता है पूरा फ्रेश रहता है, ठीक है। और लेकिन जैसे जैसे अपन लंच के बाद देखते हैं, लंच के जाते के छुट्टी होने वाली, उसके बाद के समय पीरियड देखते हैं, ठीक है, तो उन पीरियड में हमारा मन नहीं लगता, हम बोर होने लगते हैं। तो लर्निंग का समय भी बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, ठीक। जितने अच्छे समय में आप लर्निंग करोगे उतना अच्छा लर्निंग कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो सीखने का समय। नेक्स्ट होता है वातावरण, यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो किसी भी अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वातावरण कैसे? यदि मान लो कोई भी बच्चा या फिर कोई भी आप भी किसी चीज़ का पढ़ रहे हैं, ठीक, किसी भी वस्तु को पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पर यदि आप देख रहे हैं बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, तो आप क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि आपका अधिगम जो है प्रभावी नहीं होगा। सॉरी, क्यों? क्योंकि जब यदि ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, आपका दिमाग जो है भ्रमित होगा, ठीक। और इसके अलावा देखो, यदि मान लो घर की बात कर लीजिए, यदि देखेंगे आपकी जो बच्चे रहते हैं, यदि घर का पढ़ाई लिखाई का माहौल है, बड़े भाई या फिर बड़ी दीदी अच्छा स्टडी करके अच्छा पढ़ाई लिखाई करती है, तो उनके जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव अपन देखें कि जो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, बड़े पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे तो छोटे भी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, उनका भी पढ़ाई लिखने में मन नहीं लगेगा, बोलेगा भैया तो पढ़ ही नहीं रहे, दीदी तो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक। तो ये वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर लगता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब आपने देखा होगा, किसी किसी घर में जी उनके पापा जी गवर्नमेंट में हैं, उनके चाचा जी भी गवर्नमेंट में होंगे, भैया उनके लड़के जो होंगे उनके लड़के भी गवर्नमेंट में होंगे, तो ये क्या रहता है, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। क्योंकि जैसे पापा जी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक, मम्मी भी गवर्नमेंट में जॉब में, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दी, गवर्नमेंट जॉब ये होता है, ये बेनिफिट होता है। अब हम क्या करते हैं, वो चीज़ों को बचपन से सुनते आते हैं कि इसके बेनिफिट्स इतने हैं, ठीक है, इसके लॉसेस इतने हैं, तो अपन जो बेनिफिट्स को देखते हैं तो अपन क्या मोटिवेट होते हैं, और बचपन से सोचते हैं हमको भी गवर्नमेंट में जाना, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तो एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावी होता है ना, एटमॉस्फेयर ही मेन यहाँ पे भूमिका निभाता है, ठीक है बच्चों। तो अधिगम को प्रभावित करने के लिए वातावरण ही बहुत। अब नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर का अंतिम है शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका रहती है? तो जब भी हम अधिगम कराते हैं, यदि कोई बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है, तो उसको अधिगम कराना सरल रहता है, ठीक है, बशर्ते रोगी बच्चे। यदि कोई बच्चा स्वस्थ है तो अपन कुछ पढ़ा रहे हैं, जल्दी सीख रहा है, जल्दी से जवाब दे रहा है। लेकिन एक बच्चा बीमार है, ठीक है, उसको बुखार है, कोई भी डिसीज है, तो वह उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मन लगा रहेगा, बार बार कोई बुखार है तो उसका सर दर्द कर रहा है, ठीक है, उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बुखार है, ठंडी लग रही है, तो कहाँ से सीख पाएगा? तो शारीरिक स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आप अच्छा अधिगम कर पाएंगे, यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप अधिगम करने में असफल हो जाएंगे, ठीक बच्चों। तो समझ में आया आज का जो हमारा टॉपिक था कि अधिगम 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 और अधिगम को प्रभावित करने वाले, ठीक है बच्चों। तो कैसी रही क्लास? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो यदि आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके लिए क्वेरीज हो, जो आपकी जो समझ में नहीं आई हो, इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके, तो हम उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करें, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए हमारे चैनल में और डेली बेसिस पे अपनी स्टडी करिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप घर पर मन लगा करके पढ़ाई करिए। थैंक यू।